बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और आज हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से मुताल्लिक। पहला क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ और अर्थ इज़। तो यहाँ पे अर्थ की एंगुलर स्पीड मांगी है कि अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर स्पीड के साथ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का जो फार्मूला है दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंड यू नो इन वन कंप्लीट रोटेशन देयर आर 2 पाई रेडियंस। सो डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई रेडियंस में लिख रहा हूँ एंड डेल्टा टी, चूँकि इन लोगों ने रेडियंस पर आवर में आंसर मांगा है सो हमने नीचे टाइम भी आवर्स में लिखने हैं। और आप जानते हैं एक कंप्लीट रोटेशन अर्थ जो है वो तकरीबन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। सो 24 आवर्स में यहाँ पे लिख लूँगा। यहाँ से आपके पास आ जाता है पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियंस पर आवर और ये ऑप्शन डी है। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 1। देन इन क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज आर अल्फा व्हेन थीटा इज। वेल, क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान का रिलेशनशिप दिया गया है और आप इसका वेक्टोरियल फॉर्म जानते हैं कि दैट इज़ अल्फ़ा क्रॉस आर। सो अगर तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जैसा कि आप जानते हैं कि आर अल्फ़ा साइन ऑफ थीटा यहाँ पे आएगा, तो अगर तो एंगल 90 है तो साइन 90 से हमारे पास 1 आ जाता है। साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ 1। दैट इज़ वाई यू आर लेफ्ट विद ए इक्वल्स आर अल्फ़ा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये दोनों मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 हो। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, डेल्टा। इन क्वेश्चन नंबर 2 में भी डेल्टा। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो वैसे तो स्फीयर हालो भी हो सकता है और सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ये बताया नहीं गया। लेकिन अगर इस तरह कहा ना गया हो कि वो शेल है यानी हालो स्फीयर है, तो फिर आपने हमेशा उसको सॉलिड स्फीयर ही मान लेना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अब अगर आप देखें तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी स्फीयर के लिए जो फार्मूला होता है, अगर तो वो सॉलिड स्फीयर है, अंदर से फील्ड है, सो दैट इज़ 2/5 m r स्क्वायर। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन चार्ली सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट फॉलोज option A, linear momentum is constant. Option B, velocity is constant. Option C, it moves in a circular path. And option D, particle moves in straight line. So यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि जी a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. सो ऐसी फोर्स जो हर वक्त वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर हो, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यानी कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस पे एक्ट करने वाली फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है और उसकी वेलोसिटी जो है एट एनी इंस्टेंट, अगर आप देखें ये अगर फोर्स है तो ये वेलोसिटी है। velocity of object is always perpendicular to the centripetal force. That is why आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये कह सकते हैं
कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, यानी ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, चार्ली। एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 5, a body moving in a circular path with constant speed has constant acceleration, constant retardation, variable acceleration, variable speed and constant velocity. So question number 5 में वो कहते हैं once again एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्ट करने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, चाहे जिधर से भी हो वो फोर्स सेंटर की तरफ होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ तो होती है लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, क्योंकि ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उस डायरेक्शन में है, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है। तो इसलिए इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होगी। ठीक है, वो सेंटर की तरफ होगी, लेकिन सेंटर की तरफ होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो एक ही वेक्टर है या एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वो पहुँचेगा तो उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती जाएगी। इसलिए ये इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसका मैथमेटिकल फार्मूला बेशक ठीक है आप जानते होंगे, v²/r है। इसमें यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है तो v कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कल है तो r भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड इस एक्सेलरेशन का बेशक कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप देखें उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डाउनवर्ड है, इस वेक्टर की इधर है, इसकी उधर है, तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है। इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं कह सकते, बिकॉज कोई भी वेक्टर उस वक्त तक कांस्टेंट नहीं कहलाया जा सकता जब तक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट ना हो। तो चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी चार्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज it should be space station और बिकॉज स्पेस में वो कहाँ पे है। अगर तो ये आउटर स्पेस में है तो ये इसका आंसर ये हो सकता है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, लेकिन अगर वो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है तो फिर सैटेलाइट के अंदर वो ऑब्जेक्ट वो मौजूद है। तो सैटेलाइट चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होती है और वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो नहीं होती, तो अगर वो जो है एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर सैटेलाइट के अंदर है तो फिर वो इसलिए वेटलेस होगा क्योंकि सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन चार्ली वुड बी करेक्ट दैट सैटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग, बट फॉर एस्ट्रोनॉट देन इट इज़ नेसेसरी दैट ही इज़ इन सैटेलाइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज नाउ वी आर इन स्पेस। इफ इट इज इन सम सैटेलाइट इन स्पेस देन ऑब्वियसली द सैटेलाइट इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट जिसका वो सैटेलाइट हो, ऑब्वियसली वो अर्थ का सैटेलाइट होता है। सो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन जो है वो चार्ली ही है कि सैटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग। बहरहाल ये भी सही है कि देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस इफ इट इज़ इन आउटर स्पेस समवेयर बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन सी करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। अब अगर कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके लिए कौन सा इनमें से ट्रू होगा। एक है वेलोसिटी, यानी इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो सैटेलाइट के लिए ये बात आप कह सकते हैं कि अगर उसका जो ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली
सर्कुलर हो तो फिर इसमें कई आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, साथ में एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर जनरली कह दें कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जाता है और कभी अर्थ के करीब होता है तो कभी वो अर्थ से थोड़ा दूर होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आप सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन चार्ली। Then in question number 8, if the earth suddenly stops rotating, the value of g at equator would be alpha decrease, b beta remain unchanged, charlie increase and delta become 0. So मैं ज़रा white board के लिए साफ कर दूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर अर्थ अचानक से स्टॉप कर ले रोटेशन, तो ये अगर मैं अर्थ बनाऊँ यहाँ पे, अर्थ चूँकि जब रोटेशन कर रहा होता है तो ये इस तरह से इसमें बल्जिंग हुई होती है। बल्जिंग से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा ये बाहर को निकला हुआ होता है इस तरह, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर माना जाए तो ये ऐसे रोटेशन करता है। तो ये जो चीज़ें इक्वेटर पे जो लोग हैं या जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका सेंटर की तरफ से फासला थोड़ा बढ़ जाता है, यानी ये आर जो है सेंटर से इक्वेटर तक का जो आर है, ये इक्वेटर अर्थ के गिर्द है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फासला होता है जब ये रोटेशन कर रहा होता है, बाहर की तरफ बल्जिंग हुई होती है। आप इसको इस तरह देख सकते हैं, अगर आप रबर की कोई गेंद लें और उसको ऐसे तेज़ घुमाएं तो आपको नज़र आ जाएगा वो थोड़ा सा पोल थोड़े से ऐसे इसके करीब आ जाते हैं और वो इक्वेटर पे ऐसे फैल जाता है। तो अगर अर्थ सडनली स्टॉप हो जाए तो ऑब्वियसली ये बल्जिंग ख़त्म हो जाएगी और अर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा करीब हो जाएगा और ये जो इक्वेटर है ये सेंटर के थोड़ा करीब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ग्रेविटी जो है इसका ताल्लुक इन 3 चीज़ों के साथ है, जी कैपिटल M एंड R स्क्वायर, मास सेम है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, R इस सूरत में कम हो जाता है जिसकी वजह से जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। देन इन क्वेश्चन नंबर 9, if solid sphere and solid cylinder of same mass and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for. So moment of inertia obviously अगर हम यहाँ पे लिख लें सिलेंडर के लिए ये होता है ½mr², जबकि स्फेयर के लिए इसकी वैल्यू है 2/5mr²। सो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/5 बिकॉज इन लोगों ने कहा है कि सेम मास और डेंसिटी और साइज़ है, तो इसलिए सिर्फ इस वेक्टर पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट पे। तो हम जानते हैं 1/2 0.5 है और 2/5 जो है 0.4 है, तो इसलिए 1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/5। इसलिए सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा होगा, प्रोवाइडेड दैट देयर मासेस एंड रेडियाई आर सेम। देन इन क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on an astronaut on Earth's surface is 650 Newton down. When she is in the International Space Station, the gravitational force on her is
No doubt the force gets smaller with the increase in altitude. So obviously स्पेस स्टेशन काफ़ी हाइट पे होगा और वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स जो है वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग अपॉन हर एट ग्राउंड. सो F उसके ऊपर जो लग रहा है उसका वेट दैट इज़ mg एंड वंस अगेन g का ये फार्मूला है. सो g mass of satellite or mass of earth times mass of that astronaut divided by square of r, and r is r plus the height जहाँ पे वो सैटेलाइट है, इसलिए डिनोमिनेटर बढ़ जाता है जब वो हाइट पे जाता है और इसके साथ उसका वेट, उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 10 में चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down an incline without slipping. Its moment of inertia about an axis through its center of mass is mr square by 2. At any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy? जब inclined plane पे कोई ऑब्जेक्ट रोल डाउन करता है विदाउट स्लीपिंग तो उसकी दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं. एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की होती है और एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की. तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का फार्मूला जानते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन उसका है हाफ mv स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है हाफ i ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या पुट कर लें? अगर वो है सॉलिड सिलेंडर, तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ये हाफ mv स्क्वायर है, हाफ I की जगह हाफ आ जाएगा mr स्क्वायर एंड देन ओमेगा स्क्वायर. और चूंकि आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो v स्क्वायर इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वी कैन सब्स्टिट्यूट इट हेयर 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर पुट करूँगा, ये हो जाएगा. अब ये 1/2 प्लस 1/4, 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ आसानी के लिए. तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 इज 3/4 m v स्क्वायर. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस रोलिंग ऑब्जेक्ट की जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग रोल डाउन करता है. ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है. अब उसकी अगर हम बात करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो वो यहाँ पे आप देख चुके. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी है 1/4 mv स्क्वायर. तो क्वेश्चन क्या है, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है. मैं यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख लूँ, दैट इज़ 1/4 mv स्क्वायर. सो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मैं रेशो लेता हूँ, काइनेटिक रोटेशन डिवाइड बाई काइनेटिक टोटल. सो काइनेटिक रोटेशन इज 3/4 mv स्क्वायर एंड इट्स डिवाइडेड बाई, सॉरी मैं यहाँ पे 1/4 लिखूँगा बिकॉज रोटेशन का ऊपर है, और डिवाइडेड बाई 3/4 mv स्क्वायर. नाउ राइट हैंड साइड वाले को मैं उसको उल्टा भी लिख सकता हूँ बिकॉज ये 3m स्क्वायर बाई 4 है, ये उल्टा हो जाएगा और हमारे पास ये रेशो आ जाएगी काइनेटिक ऑफ रोटेशन टू काइनेटिक टोटल. ये आ जाएगी जनाब हमारे पास 1/4. ऑब्वियसली mv स्क्वायर ऊपर है तो ये mv स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ से डिवाइडेड बाई
इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3m², कि यहाँ पे ये 3m² था। 4 cancels with 4m² with m² and the ratio is 1/3. So kinetic of rotation को इधर ही छोड़ देते हैं, ट्रांसलेशन टोटल इधर आ जाएगी। So it is 1/3 of total kinetic energy. So यहाँ पे ऑप्शन चार्ली is the correct option। और इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।